एंड सेम ही होगा, क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, वो मेरा वो कहाँ है पेन, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियाई जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, atomic radii and ionic radii, they decreases in a period and increases in a group। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, एक मिनट। हाँ जी, ज्वाइन कर लिया सबने? अब तो नहीं है कोई वेटिंग में? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे। राइट, सो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में हमने बात की थी। कैटायन और एनायन का जो रेडियस है उसके बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। कि कैटायन का जो साइज होगा दैट विल बी लेस देन इट्स पेरेंट एटम, एंड एनायन का रेडियस जो है, यानी कि एनायन का जो साइज है दैट विल बी मोर देन इट्स पेरेंट एटम। और क्यों, उसका कारण भी हमने देख लिया था, ठीक है, कि क्यों जो है रेडियस कैटायन का छोटा होता है फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम, और एनायन का जो है वो ज्यादा होता है। राइट, तो ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि लिख के अपनी कॉपीज पे रख लेना। राइट, चलिए सो आगे चलते हैं। कैटायन एनायन की बात होगी थी, उससे रिलेटेड एक और चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीशीज। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? ठीक है, राइट। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम यानी आयंस, ये मैं आयंस लिख रही हूं, सोडियम, नियॉन, ठीक है, देन फ्लोरीन यानी कि फ्लोराइड आयन, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऐसे होता नहीं, एक मिनट, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15, सॉरी नाइट्रोजन 7, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन, हाँ ऐसे ही होता है। राइट, नाइट्रोजन विद, अरे मैं कुछ मिस कर रही हूँ बीच में, ऑक्सीजन गलत लिखा है मैंने, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यस, तभी मैं कहूँ समथिंग इज रॉन्ग, मैं ही भूल गई सारा। हाँ, सो फ्लोराइड आयन, देन ऑक्साइड, देन नाइट्राइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आयंस हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है। पहले मैं इनका न्यूक्लियर चार्ज लिख रही हूं, या पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखती हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज आयंस। एल्यूमिनियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, कौन बताएगा फटाफट अपने आप? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे इसका एल्यूमिनियम का
जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13, लेकिन +3 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है। +3 का मतलब हो गया कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। दिस एल्यूमिनियम हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। सो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से जब मैं मैग्नीशियम की बात करूंगी तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन उसके ऊपर चार्ज है +2। इसका मतलब है 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। सिमिलरली जब मैं सोडियम की बात करूंगी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है +1, इसका मतलब है इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मींस इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का एटॉमिक यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब इसके ऊपर -1 चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज या -1 चार्ज है, दैट मींस इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, सो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। ठीक है, सो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, राइट। अब मैं लिख रही हूं इनका न्यूक्लियर चार्ज। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम? दैट इज 13, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, प्रोटॉन्स नहीं निकले। प्रोटॉन्स उतना ही है जितना उसका एटॉमिक नंबर है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम। हमेशा एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम, यानी कि उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज विल रिमेन द सेम। सो इसका 13, इसी तरह से मैग्नीशियम का है 12, सोडियम का 11, नियॉन का 10, फ्लोराइड का 9, ऑक्साइड का 8 एंड नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज इज 7। नाउ ऐसी स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इज डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा है, ये वाले आयंस का, दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीशीज। तो आप लिख सकते हो द आयंस और स्पीशीज, लिख लो, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but different magnitude of nuclear charge are called isoelectronic ions, are called isoelectronic ions और स्पीशीज। तो जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम, Na, ठीक है, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, these are isoelectronic ions or isoelectronic species because they have same number of electrons but different magnitude of nuclear charge, so that's why these are called isoelectronic ions or species. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इन आयंस में किसका एटॉमिक साइज कम होगा और किसका ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ दीज आयंस, हाँ, इसमें से अब मुझे नियॉन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि नियॉन का जो एटॉमिक साइज हम देख रहे हैं दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस, एंड वैन डर वाल्स रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर रेडियाई, ठीक है। और वैसे भी नियॉन के केस में आयन नहीं है, नियॉन इज एन एटम, तो उस केस में वैन डर वाल्स रेडियस आएगा, बाकी सबके केस में आयनिक रेडियस आएगा, बाकी सबका हम आयनिक रेडियस देखेंगे। तो मैं नियॉन को निकालने के बाद आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई फॉर दीज आयंस। सो मैं आयंस लिख रही हूं, लेट मी नो द डिक्रीजिंग order of
आयनिक रेडियाई, क्योंकि आयन्स हैं तो मैं आयनिक रेडियाई पूछ रही हूं, ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नियॉन मैं निकाल दूंगी, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। आपने जब भी इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है, दो आयन्स हैं आपके पास और आपसे पूछा जाए भी किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है या आयनिक रेडियस ज्यादा है और कौन सा साइज में छोटा है, तो आपने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं और दूसरी बात उसका न्यूक्लियर चार्ज देखना है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, 10 10 10 10 10। फिर आप किस चीज पे ध्यान दोगे? न्यूक्लियर चार्ज पे। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज, मैं आपसे क्वेश्चन बोलना नहीं, मैं आपसे पूछूंगी। लेट मी आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम सम स्टूडेंट। चलाते हैं हम व्हील, इस पे चला लेते हैं। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे पता लगता है ना फिर कौन है क्लास में, सुन रहा है मेरी लेक्चर, सुन रहा है या नहीं सुन रहा। ये कौन सी क्लास है? अर्शप्रीत कामनी वाली ये क्लास कौन सी है? नॉन मेडिकल वाली है? मेडिकल की मैम। मैम मेडिकल। मेडिकल की है, ओके ओके। सो चलिए, ये मेडिकल वाली है, क्लास है देख लो। हाँ जी, देखते हैं आज किसकी बारी आती है। इशिका, इशिका प्रेजेंट है क्लास? इशिका, इज शी देयर इन द क्लास? प्लीज पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में फटाफट देखा करो। इशिका प्रेजेंट है क्लास में? और नॉन मेडिकल की लड़कियां 2-3 ऐसी हैं, मैं रोल नंबर नहीं अब ले रही, वो आती हैं, अटेंडेंस लगाती हैं चैट बॉक्स में और उसके साथ ही वो लीव कर जाती हैं। सो आई विल नॉट मार्क दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। सो हमारे पास पूरा एनालिटिक्स होता है जूम आपकी मीटिंग्स का कि कौन सा बच्चा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहा है, और इवन हमें यह भी पता लग जाता है कि कौन से बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हो कोई बात नहीं, आप दोबारा रीजॉइन कर लीजिए, मैं हमेशा एडमिट कर लेती हूँ, लास्ट मिनट ऑफ टाइम तक भी आपको एडमिट करती हूँ। तो अगर आप सिर्फ ये सोचें कि हम चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा देंगे और हमारी अटेंडेंस लग गई और उसी टाइम आप लीव कर जाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू मार्क दो स्टूडेंट्स प्रेजेंट। प्लीज कीप दिस इन माइंड। जो क्लास में शुरू से लेके एंड तक प्रेजेंट होगा, मेरे पास उसका पूरा ग्राफ होता है कि कितने टाइम तक किस बच्चे ने क्लास लगाई है, तो मैं वहां से अटेंडेंस नोट डाउन करूंगी अब। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। इशिका क्लास में है कि नहीं है? जल्दी से बोलो बेटा, लिस्ट में देखो इशिका क्लास में है? हाँ देखो, कोई बोल ही नहीं रहा। मैम नहीं है? नहीं है? नहीं। नो मैम। नो मैम। ओके, इसकी एब्सेंट ही लगाना, अगर ये आ भी गई तो इसकी प्रेजेंट नहीं लगानी है। राजवीर टू नोट प्लीज। चलिए दूसरा देखते हैं, लेट्स सी। हिया, हिया है हमारे? हिया है क्लास में? पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देखो बेटा। नो मैम नहीं है। ओके राजवीर, ये नोट करते जाओ रोल नंबर। इन बच्चों ने प्रेजेंट। मैम राजवीर भी नहीं है आज राजवीर भी नहीं है? ओके, क्यों? आज इसने मैम किया? कोई बात नहीं, चलिए अब देखते हैं। शरणजीत, शरणजीत है कि नहीं है? यस मैम। हाँ शरणजीत, मुझे बताओ बेटा कि अगर हम सॉरी, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके सेम हो, तो क्या उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा?
यानी कि अगर कोई दो आयन्स हैं आपके पास और दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, न्यूक्लियर चार्ज, एक का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक का न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा? कैन यू आंसर? हाँ जी शरणजीत बोलो, आंसर आता है या नहीं आता? मैम जो भी है। हाँ हाँ जी मैम उसका साइज कम होगा। किसका? किसका? मैम एल्युमिनियम का। मैंने तो सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछा कि दो आयन्स हैं आपके पास, एक का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक का न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो किसका साइज छोटा होगा या किसका साइज बड़ा होगा? मैम फिर सेम ही होगा, साइज चेंज नहीं होगा। साइज चेंज नहीं होगा, ओके। कोई और बताएगा मुझे? लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। आपका आंसर सही नहीं है बेटा, देखते हैं। चलो नॉन मेडिकल की बारी खत्म हो गई, उनको सांस आ गई होगी वाले बच्चों को, है ना? मैम आज भी बोल रही है कि मैम वेटिंग पे हूँ। वेटिंग में है? यस मैम। चारू कहाँ वेटिंग में? अच्छा अब वेटिंग में आई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। चलिए, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये ज्वाइन नहीं करते हैं। अब मैं ना आपके साथ अटेंडेंस भी शेयर करूंगी कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने बिल्कुल क्लासेस नहीं लगाई हैं। चलो मेरा इंटरनेट भी स्लो हो गया। चलो मेडिकल के बच्चों का अब मैंने ये लिया है, तो लेट मी सी किसकी बारी आती है। नहीं ये तो वही आ गए, मेडिकल वाले आ गए, सॉरी। यस मैम आपने पहले भी मेडिकल ही किया था, सॉरी सॉरी, दोबारा करती हूँ। अब नॉन मेडिकल आ गया ना, देखो अब नॉन मेडिकल के ही हैं। लेट्स सी, बस एक ही मैंने अटेम्प्ट करना है, इसके बाद आगे चलेंगे। ट्विंकल है हमारी क्लास में? ट्विंकल? मैम। हाँ ट्विंकल, हाँ सुन रहे हो आप? बेटा मुझे बताओ, अगर दो आयन्स हैं आपके पास, एक का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक का न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेम है, तो उनमें से किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, सॉरी कम जिसका है, जिसका, क्योंकि वो जिसका कम है मैम, जिसका कम है न्यूक्लियर चार्ज मैम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा अच्छे से। हाँ बिल्कुल ठीक, तो वो बिल्कुल उसका ठीक, साइज बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। बेटा आपने यहाँ पे ध्यान देना है न्यूक्लियर चार्ज की तरफ, जितना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास सेम है, तो किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? क्योंकि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो किसकी पकड़ ज्यादा होगी? नेचुरली जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएगा, यानी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और साइज छोटा होगा, राइट? तो अगर मैं इन आयंस की बात कर रही हूं, तो इनमें से सबसे छोटा साइज होगा एल्यूमिनियम का, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन फ्लोराइड, देन ऑक्साइड, और सबसे बड़ा साइज होगा नाइट्रोजन का, क्योंकि बेटा इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सिर्फ 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। So 13 nuclear charge has more influence on 10 electrons as compared to 7 nuclear charge holding 10 electrons. मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो, राइट? मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रही हूं, उसको प्लीज आप ध्यान से डब्बे में डाल लो। इफ nuclear charge is different
and number of electrons are same, then as nuclear charge increases, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई या जो भी कह लो, मैं सिंपल एटॉमिक साइज कह रही हूं, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। ठीक है, सो अगर न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। सो इसको प्लीज डब्बे में डाल लो। So you have to remember this thing. ठीक है, और अगर सपोज न्यूक्लियर चार्ज सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, फिर राइट, तो ये भी लिख लो, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज डिफरेंट, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज इज सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब क्या होगा, अब आप लिखेंगे एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्या होगा, एटॉमिक साइज या आयनिक increasing हाँ रेडियाई इंक्रीजेस, क्योंकि बिकॉज force of attraction decreases, force of attraction decreases। ये जो टॉपिक है ना, ये 10 मिनट में लोग खत्म करा देते हैं, पर मेरे को होता है कि मैं उसके एक एक पॉइंट तक जाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये प्लीज चीजें याद रखें, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तो आधा चैप्टर आपको आता है, राइट। सो एटॉमिक साइज का जब भी आपको क्वेश्चन आए, कोई आयंस के बीच में आए या किसी एटम्स का साइज के बीच में आए, तो आप लोगों ने दो चीजों को ध्यान से देखना है, भाई उसका न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, राइट, या उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। दोनों में से एक चीज सेम होगी, एक चीज डिफरेंट होगी। तो आपने देखना है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मींस क्या होगा, ये पहला वाला स्टेप, दैट एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और साइज बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये चीजें याद में रखना। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के ऊपर भी पूरा एक क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीशीज एंड गिव रीजन व्हाई, या अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और रेडियाई। तो इस तरह से आपको कोई भी पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप समझ में आ गया आपको, राइट। तो आपको ये पूरी सीरीज भी पूछी जा सकती है, अकेली यही नहीं, ये सेकंड पीरियड की है, सॉरी यस, कौन से पीरियड की है, यस एल्यूमिनियम किस में आता है, हाँ ये थर्ड पीरियड में हो गए, और ये वाले जो हैं ये सेकंड पीरियड के हैं एलिमेंट्स, राइट। तो आपको आपस में पूछा जा सकता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बट न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट। इतना समझ में आ गया, मैं आगे चलूं, आगे चलूं, ठीक है। अगला टॉपिक है अब हमारा, मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट टाइम जब मंडे को क्लास लगाएंगे फिर से इनऑर्गेनिक की, और अगले हफ्ते मैं फ्राइडे सैटरडे ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी, तो ये चैप्टर मेरा तब तक खत्म हो जाएगा, राइट। तो तब तक ये क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेना, किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है आपके कोई डाउट कल वाले चैप्टर में से, सॉरी कल वाले लेक्चर में से या अभी तक, इफ यू हैव एनी डाउट्स फटाफट पूछो, नहीं तो मैं आगे चलूं, आगे चलूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट, ठीक है, राइट।
तो ये था आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बेटा मेरे को आप ये बताओ कि केटायन कैसे बनता है? सिली क्वेश्चन है ना, सिली क्वेश्चन है मैम बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायन बनता है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बेटा किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स राइट वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम एटम है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। देखो मैं हर बार कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करती हूं ताकि आपको जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसके बारे में आपको ज्यादा आए कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो इसका एटॉमिक नंबर है 11। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, पहले वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s2, देन 2p6 एंड देन 3s1। ठीक है, अब एटम्स को स्टेबल होने के लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, सो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल गैसेस वाले एटम्स हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको किसी और एटम के साथ कंबाइन करना पड़ता है टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, राइट। तो उस चक्कर में या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ताकि क्यों गेन करते हैं, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, क्यों बनाते हैं, क्यों वो अकेले नहीं रह सकते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मैम टू बिकम स्टेबल। हाँ, टू बिकम स्टेबल। तो वो स्टेबल कैसे होंगे, स्टेबल कैसे होंगे? वो स्टेबल तब कंप्लीट करके when they acquire noble gas configuration। हम कहते हैं कि एटम तब स्टेबल होता है जब वो एनर्जी लूज करता है, यानी कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो, और दूसरी बात उसकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां लिख देती हूं मैं, टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6, यानी कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट, ऑक्टेट मींस लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, राइट। अब ये जो सोडियम है इसका सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थर्ड शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करता है, ये थोड़ी सी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा टू बिकम Na पॉजिटिव, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब ये Na पॉजिटिव बना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6। देखो इसके सेकंड शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अब ये स्टेबल हो गया। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए थी। दिस एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ, लेट मी शेयर माय पीपीटी। हाँ जी, सो आई होप आपको दिख रही है, मेरी पीपीटी नजर आ रही है? यस मैम। ओके,
सो ये है जी, सो आज का हमारा टॉपिक ही ये है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर. सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most electron from isolated gaseous atom. So this is the definition, please note it down. So what is ionization energy? Amount of energy needed या required to remove outermost electron from isolated gaseous atom. That is known as ionization energy. For example, मैंने सोडियम एटम लिया है. सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11. That means it has 11 protons, 11 electrons. ये थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसको हम कहते हैं IE. That is ionization energy. और naturally ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि इसके शेल में, लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1. तो इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव बन गया. इसके पास प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम, प्रोटॉन्स नहीं जाएंगे. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो नहीं लूज या गेन होते, राइट, बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. ठीक है. और इसके बारे में हमने कल भी करा था. इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया केटायन और इसका साइज छोटा हो जाएगा. क्यों छोटा होगा बताओ जरा आप, कोई भी बोलो, मेरे पास व्हील चलाने का भी टाइम नहीं है. बोलो कोई भी आंसर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी. हाँ, पहली बात तो एक चीज, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे. पहला पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखो ये वाला जो है इसका शेल ही उड़ गया, एक शेल ही खत्म हो गया. और दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए बट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम. सो न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण देयर इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो द साइज डिक्रीजेस. ठीक है. सो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. उसके बाद है अब इसका ट्रेंड, लेकिन उसके ट्रेंड से पहले मैं आपको फैक्टर्स भी थे मेरे पास, एक मिनट मैं बाद में कराती हूँ क्योंकि एक मिनट मैं देखूं फैक्टर्स. ओके, फैक्टर्स इसमें नहीं लिखे हुए हैं. वाई? एनीवेज कोई बात नहीं, फैक्टर्स भी कर लेते हैं. मैं यहाँ पे नई स्लाइड डाल देती हूँ. हाँ जी. सो इससे पहले ये जो मैं आपको बार बोल रही थी कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसका आंसर भी आप सुन लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम ज्यादातर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करते हैं और उसकी यूनिट जो होती है दैट इज इन आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जाउल पर मोल या इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, राइट. ठीक है. सो इसकी एक और डेफिनेशन हो गई आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, वो लिख लीजिए. द आयोनाइजेशन एनर्जी गिव्स द ease with which electron can be removed, from an atom. ठीक है, राइट. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमें बताती है कि कोई एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. दैट इज द मेजर ऑफ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. और इसको यूनिट क्या होती है, कौन सी यूनिट होगी इसकी, किस यूनिट में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करेंगे, किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जाउल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन अब लिख लो कि व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो भी लिख लीजिए. इट इज ऑल्सो नोन एज, लेट मी राइट इन डिफरेंट कलर.
इससे लिखते हैं. Yes, ionization energy is also called ionization potential, right? Because it is measured as the amount of, ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, of potential needed to remove, सॉरी स्लाइड के ऊपर इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, the most loosely bound electron, loosely bound electron from gaseous atom, from gaseous atom. ठीक है, राइट? देखो सिंपल, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपने कहना द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम. हाँ, एक और बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट के एटम से नहीं निकलता. एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट. अगर वो गैसियस स्टेट में है तो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब कि कितना उसको जो ये होता है वोल्ट्स में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप कहते हो, ठीक है, वो कितना चाहिए या कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू रिमूव दीज most loosely bound electron from gaseous atom. That's why it is called ionization potential. I hope आपको समझ में आया ये डेफिनेशन. मैं आगे चलूं? Yes ma'am. Yes ma'am. राइट. सो ये भी आपने बात बिल्कुल याद रखनी है, इसको डब्बे में डाल लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है it gives the ease with which electron can be removed. यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बताती है कि कितनी आसानी से हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकाल सकते हैं. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो उस एटम में से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट. मेरी बात समझ में आई? सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्मॉलर द आयोनाइजेशन एनर्जी, smaller the ionization energy of an atom,